चलिए तो मॉडल पेपर जो फोर्थ है उसका खंड ब को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे खंड ब है, उसका पहला प्रश्न आपको यानी 12वां प्रश्न दे रखा है कि निखिलम विधि से भाग दीजिए। आपको निखिलम विधि से भाग देना है। वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न है और निखिलम विधि से किस ढंग से भाग दिया जाता है ये आपको समझना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैदिक गणित में से भाग देने की 3 विधियों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, चाहे वो निखिलम विधियां है, चाहे सूत्र परावर्ती आधारित विधियां है, चाहे ध्वजांग विधियां है। इन तीनों विधियों को आपको कंप्लीटली अच्छे ढंग से समझना है और तीनों से संबंधित अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो और अलग अलग टाइप के उदाहरण लेके मैंने वहां पे क्लियर किया सब। ठीक है, तो यहाँ जल्दी से हम करते हैं कि निखिलम विधि से किस ढंग से भाग देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है कि 1013 के अंदर भाग देना किसका, 88 का, यानी ये तो है भाज्य और ये है भाजक। यानी जिस संख्या का भाग देना उसको भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देना है उसको भाज्य कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे कॉलम बनाना। ठीक है, तो यहाँ कॉलम बना लेता हूं मैं। ये यहाँ पे टोटल 3 खंड बनाने हैं। ये प्रथम खंड हो जाएगा, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको भाजक को लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं भाजक। भाजक और भाजक कितना है, यानी 88 का भाग देना आपको, तो 88 लिख लो, 88। अब 88 है वो, इसका आधार क्या होगा, 100। तो 100 के सापेक्ष इसकी जो विचलन कह सकते हैं या फिर पूरक संख्या कह सकते हैं वो क्या कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो 100 में से घटाना कुल मिला से 88 को, तो क्या आ जाएगा, 12। तो यहाँ लिखना है पूरक संख्या। पूरक संख्या और पूरक संख्या लिख लेता हूं मैं 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, अब आपको देखिए जो भाज्य है यानी 1013 है उसको कैसे लिखना है। इस मध्य खंड में और तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे वो आपको लिखने के लिए ध्यान रखना है कि इसका जो भाजक है, इस भाजक का जो आधार है वो क्या है, आधार 100। क्योंकि हमने 100 में से ही 88 को घटाया है तो हमारे पास पूरक संख्या आ गई 12। ठीक है, तो आधार के अंदर शून्य देखना है, कितने शून्य, 1 और 2, 2 शून्य है, तो 2 शून्य है यानी 2 अंक आपको इस तृतीय खंड में लिखना है। ये देखिए प्रथम खंड है, ये प्रथम खंड, ये मध्य खंड, मध्य खंड और ये है तृतीय खंड। तो आपको इस तृतीय खंड के अंदर इस भाज्य के यानी कि 1013 के अंदर भाग देना है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट है वो इसके अंदर रखना है, यानी 1 और 3। ये जो पीछे से 13 है वो इस खंड के अंदर आ जाएंगे। बाकी जितने भी अंक रहते हैं, जैसे यहाँ पर तो 2 अंक ही रह रहे हैं, यहाँ पे अगर 3 अंक भी रहते, 4 अंक भी रहते, तो हम सब मध्य खंड के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 0 थोड़े दूर दूर लिखना है और ये मैंने मध्य खंड में लिख लिए। तो भाज्य को हमने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस करना है वो समझना है कि किस ढंग से आपको इसका उत्तर निकालना है। लाइन खींच लो नीचे। ये जो मध्य खंड का पहला डिजिट है यानी 1, इस 1 को एज इट इज नीचे लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। जो अंक है 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी अंक आता है, 1 आता था 1, 2 आता था 2, जितने भी अंक आते हैं उसका गुणा करना है इस पूरक संख्या से। पूरक संख्या में कंटिन्यू अलग अलग संख्या से गुणा करना है, जैसे 1 से और 2 से। पहले 1 का गुणा 1 से करो, क्या आ गया, 1। फिर 1 का गुणा 2 से करो, 2। तो 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया, वो आपको 0 के नीचे लिखना है, यानी नेक्स्ट संख्या से नीचे। फिर 1 का गुणा 2 से किया तो क्या आया, 2। अब यहाँ पे अंक है वो खत्म हो गए, तो तृतीय खंड के अंदर जाना है और पहला डिजिट है उसके नीचे आ जाएगा 2। समझ गए। अब आपको क्या करना है कि 0 और 1 यहाँ पे जितने भी डिजिट आते हैं उन सब का योग करना है, यानी 0 और 1 को जोड़ा तो क्या आ गया मेरे पास, 1। वापस 1 आ गया। अब 1 का गुणा वापस वही प्रोसेस, 1 का गुणा 1 से करो, 1 का गुणा 2 से, यानी पूरक संख्या से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 12 आ जाएगा। तो 1 और 2 को कंटिन्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यानी जहां से लिखना हमने एंड किया था वहीं से वापस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2 है वो लास्ट डिजिट था, तो उसके नीचे आ जाएगा वापस 1। ठीक है, 1 आ गया और 1 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 3 के नीचे। अब वापस जोड़ना है यहाँ पर भी, तो 3 और 2 मिलके कितने हो गए, 5, और 1 2 3 और 1 कितने हो गए, 4।
तो इस ढंग से आपका जो भाग प्रोसेस है वो पूरा हो गया। निखिलम विधि यही है आपके। ये तो आ गया भागफल। देखिए तो भागफल क्या आ गया, भागफल तो आ गया 11, और इसका जो शेषफल है, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 45। यानी यहाँ पे जो भी आता है वो तो है भागफल, और यहाँ आएगा वो आएगा शेषफल। यानी तथ्य खंड के नीचे शेषफल प्राप्त होगा, मध्य खंड के नीचे भागफल प्राप्त होगा। तो बहुत ही सरल है, साधारण जो भाग देता है उससे भी ये सरल है, हर कोई इसको कर सकता है। कुछ नहीं करना है आपको, ये सिस्टम को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है। 13वां दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। ऐसा का ऐसा प्रश्न आपने मॉडल पेपर 3 के अंदर था, और हमने वहां पे सरल मेथड का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देखिए जैसे ही प्रश्न को करेंगे आपको परफेक्ट ये सवाल है वो समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से ए बी सी का मान लाना है और कैसे बहुपद के अंदर रखना है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर यही है कि आपको एक व्यापक जो द्विघात बहुपद का रूप होता है उसके रूप में मानना कि एक द्विघात बहुपद पूछा है तो मान लेता हूं कि माना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा इसके जो शून्यक है वो मान लेते हैं, तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। शून्यक को अल्फा और बीटा के रूप में मान लिया। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए आपको यहां से शून्यकों का योग ये दे रखा है माइनस 1/4। तो लिख लो माइनस 1/4। ठीक है, अब शून्यकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 1/4। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिख लेता हूं, अल्फा और बीटा ये कितना है सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए आपको दे रखा है 1/4। तो शून्यकों का योगफल आ गया और शून्यकों का गुणनफल आ गया। तो हमने लिख दिया, और यहाँ से आपको ए बी और सी का मान निर्धारित करना है और तुलना करके ज्ञात करना। तुलना कैसे करना है, हर की तुलना हर से और अंश की तुलना अंश से। अंश और हर तो पता ही होगा आपको। अब देखिए ए यहाँ पे 400 हो रहा है, यानी ए बराबर नीचे कितना है 4। यहाँ से माइनस बी बटा ए है वो हर है, यहाँ पे हर क्या है 4। यहाँ पर भी देखो ए क्या है 400 हो रहा है, यानी ए का मान 4 हो गया। यहाँ पे गुणा करने का काम नहीं, वहां पे हमारे अलग अलग संख्या नजर आ रही थी। ए का मान एक तरफ 1 था, एक तरफ 3 था, तो हमने क्या किया ऊपर नीचे वहां पे 3 का गुण किया था। तो यहाँ पे गुणा करने का काम नहीं, तो समान संख्या है इसलिए यहां से निर्धारित कर दो। यहाँ ए का मान कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, फिर बी का मान निर्धारित करो। बी का मान देखिए यहाँ से माइनस बी है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे प्लस वाली संख्या है तो आपको माइनस में यहाँ मान है वो लिखना है, परंतु यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी आगे संख्या में भी माइनस है, तो बी का मान आ जाएगा 1। फिर सी है वो कितना है, यहाँ से देखो सी का मान 100 हो रहा है, तो लिख लो 1। यानी आपके पास ए बी और सी तीनों का मान आ गया। अब इजीली आप द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद। अब अभिष्ट द्विघात बहुपद है वो हमने क्या माना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ए का मान है वो 4 है, तो लिख लो 4 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस बी का मान कितना है 1 है, देखो बी का मान 1 है तो 1 लिखने से मतलब नहीं है, सीधा एक्स लिख लो। फिर प्लस अब सी का मान 1 ही है, तो यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अचर पद है। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ गया इसका आंसर। यानी द्विघात बहुपद पूछा है तो इस ढंग से आप निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। इसके अंदर पूछा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो दे रखे हैं x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, एक दे रखा है 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो 3 कंडीशन मैंने वहां पे मॉडल पेपर 3 के अंदर अच्छे ढंग से आपको समझा दी थी। तो तीनों में से कोई हल नहीं वाली कंडीशन यानी तीसरी कंडीशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले समीकरण युग्म है मैं लिख लेता हूँ,
समीकरण युग्म कौन कौन से हैं? एक तो x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे दो। फिर दूसरा जो समीकरण है वो क्या है? 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण युग्म है, दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको k का मान निकालना है जब उनका कोई हल नहीं हो, तो लिखना है कि समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होगा यदि कंडीशन क्या हो? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये अगर कंडीशन लागू होती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होता, यानी रेखाएं एक दूसरे की क्या आती है? समांतर, और फिर उसका कोई हल नहीं निकलता है। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 के मान वो लिख लेते हैं। तो अब कैसे निकालना a1 b1 c1, ये मॉडल पेपर 3 के अंदर अच्छे ढंग से मैंने तुलना करके आपको बता दिया था। यानी x का गुणांक होता है पहले समीकरण में, वो होता है a1, दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक होगा वो हो जाएगा a2। इसी प्रकार y का गुणांक b1 और दूसरे समीकरण का जो y का गुणांक होगा वो हो जाएगा b2, और अचर पद है वो c1 और c2। ठीक है, तो इस ढंग से लिख लेता हूं मैं। a1 का मान है, यहाँ पे देखिए x का गुणांक है वो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर बट्टा नीचे लिखना a2 है वो दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है? 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर बराबर का निशान b1 है वो y का गुणांक है, वो b1 हो जाएगा यानी 1। फिर बाय b2 यानी दूसरे समीकरण का y का गुणांक क्या है? k, तो आ जाएगा k। फिर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अब c1 क्या है? माइनस का 4, और नीचे है c2 कितना है? माइनस का 3। अब आपको पूछा है k का मान, तो k का मान कैसे निकलेगा? जब फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे, तो यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड दे दो नाम। तो यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट व सेकंड से, यानी पहले और दूसरा जो पद है उससे तुलना करना। तो 1/2 बराबर लिख लेता हूँ मैं 1/k। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या आ जाएगी हमारे पास? तुलना करेंगे तो देखिए, सॉरी, वज्र गुणन करना है। k का गुणा 1 से करेंगे तो k आ जाएगा, और इस 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ जाएगा। तो k बराबर अगर 2 होगा तो इस समीकरण निकाय का, यानी समीकरण युग्म जो भी दे रखे हैं, इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो इस ढंग से k का मान आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट आपके 15 प्रश्न दे रखा है त्रिकोणमिति से संबंधित, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर दे रखा है 1/4, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है? देखिए यहाँ पे जो ये पद दे रखा है उसको लेके चलना है, इसका मान अपने आप आएगा। कैसे? देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये कितना दे रखा है आपको? 1/4। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ये जो पद है इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब ये जो अंश है, इस अंश से क्या करता हूं मैं? इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर बना सकता हूं 1। तो कुल मिला के ये जो पद है इसको ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करना है, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा, ये जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, इससे याद आ जाएगा कि गुणा करना है। तो देखिए प्लस, सॉरी यहाँ पे एक बार वही पद लिख रहा हूँ, ये माइनस कॉट थीटा, ये ऐसा का ऐसा लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब मैं क्या करता हूँ वो ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा हूँ, दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ऐसे के ऐसे पद से मैं गुणा कर रहा हूँ। यहाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर गुणा किया है आपने तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी हर में भी, ताकि पद में कोई चेंजिंग न आए। यानी किसी समीकरण को समान पद से गुणा करते हैं और भाग भी देते हैं तो कोई पद में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा था, यहाँ से मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से गुणा कर रहा हूँ और फिर भाग दे रहा हूँ, तो भाग भी दे देता हूँ। ऐसे के ऐसे पद से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा,
ठीक है, गुणा किया ऊपर अंश से और नीचे भाग दे दिया। वापस काटेंगे, देखिए ये समान समान पद कटते हैं तो काट दिया तो ये वापस आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ब्रैकेट के अंदर देखो ए प्लस बी, ये दिख रहा है आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी था उसकी जगह लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे है वो कोई चेंज नहीं, ऐसा कैसा कर दो, नीचे है वो लिख रहा हूं मैं ये का ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अंश में जो ये दो ब्रैकेट थे उसकी जगह ये आ गया। चलते हैं आगे, यहां पे देखिए अब एक और सूत्र लगाना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपने याद किया होगा, तीन सूत्र प्रमुख है इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी के सापेक्ष सब पूरा खेल होता है सर्व समीकरणों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और पीछे जो ये कॉट स्क्वायर थीटा है इसको ऐसा कैसा लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। फिर नीचे बट्टा में जो है उसको ऐसे कैसे लिख लो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, नीचे नीचे लिखना है, सॉरी यहाँ पे कोसेक थीटा, ये जो कोसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा, ये तो ऐसा कैसा आएगा, नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया मैंने कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऊपर जो ये ब्रैकेट था इसको मैंने हटाया तो एक प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा रह गया और एक माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास, जो बचा है वो लिख रहा हूं मैं, देखिए ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या बचा है हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए एक गलती हमने कर दी है कि बराबर 1/4 बराबर 1/4, ये तो हमें लिखना ही था वो हम भूल गए, तो यहाँ अभी कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ से ये जो पद था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें हम चेंज करते गए, ये जो बराबर 1/4 है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये लास्ट तक 1/4, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4, 1/4, इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी आएगा 1/4, यहाँ पर भी लिखो 1/4। अब वज्र गुणन कर दो तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसका गुणा किससे होगा 1 से और 4 का गुणा इस 1 से होगा, तो हमारे पास आ जाएगा मान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा 4। तो यही आपको पूछा था कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है, तो आ गया 4, यानी माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर था 1/4 है और प्लस का मान आ गया 4।